Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Sir Naseem Zulfikar, your very own teacher for different topics. So today we are going to discuss about a geopolitical tour of the world. This lecture deals with geo means geography, and second, this lecture will deal with the politics. सो यहाँ पर हम इस लेक्चर में जियोग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों का एक टूर करेंगे दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस की, और ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल लेक्चर होगा जो सीएसएस के एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाहते हैं या पीएमएस के एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाहते हैं, या फिर वो एफबीआर का कोई टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर वो एलएलबी के लिए लेट एग्ज़ाम्स में शिरकत करना चाहते हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में आने वाले जनरल नॉलेज के टेस्ट को पास करना चाहते हैं, या फिर इंडिया से अगर वो बिलोंग करते हैं तो यूपीएससी के टेस्ट वो देना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिशिएंट एक लेक्चर है जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैप से, दैट इज़ प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन इज़ एक्चुअली अ पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ कॉल्ड पीएम, प्राइम मेरिडियन। ये एक लाइन है, प्राइम मेरिडियन की लाइन, जो कि गुजरती है डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री आपके इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड से ये प्राइम मेरिडियन की जो लाइन गुजरती है, और जिस इंग्लैंड के जिस इलाके से ये पॉइंट गुजरता है, या जिस शहर से ये पॉइंट गुजरता है, उसका नाम है दैट इज़ कॉल्ड ग्रीनविच, जहाँ पर 1884 में ग्रीनविच मीन टाइम को स्टार्ट किया गया था। उसी के लिहाज से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो टाइम के वो बने थे 1884 में ग्रीनविच में। इसी पोर्शन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो देखें यहाँ पर आपको दो कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, या दो रीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक रीजन हमारे पास है दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, जो आपको ब्राउन कलर से दिखाई दे रहा है, और एक जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दिस इज एक्चुअली अ कंट्री, ये कंट्री है, जबकि यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम शॉर्ट में यूके कहते हैं, तो दिस इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ 4 नेशंस। तो ये 4 कंट्रीज का मजमुआ है, 4 कंट्रीज का एक कलेक्शन है, तो जिसको हम यूके यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। फुल नेम इसका है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है बड़ा सा आइलैंड, दिस इज कॉल्ड जीबी ग्रेट ब्रिटेन, और दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि आयरलैंड के जजीरे के अंदर मौजूद है। आयरलैंड के नॉर्थ में अगर आप इसको देखें, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, एंड दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट। तो नॉर्थ में है तो दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इस कंप्लीट को हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हमारे पास आयरलैंड है, ये कंप्लीट पोर्शन दिस इज आयरलैंड। इसके अंदर दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, एक तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जिसको हम समटाइम्स आयरिश रिपब्लिक भी कहते हैं, आयरिश रिपब्लिक, और समटाइम्स और इसके अलावा इसमें एक और कंट्री है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न आयरलैंड, जो असल में यूके का एक पार्ट है। तो यूके के अंदर 4 कंट्रीज थे, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट हमारे पास इंग्लैंड है, सेकंड हमारे पास स्कॉटलैंड है, थर्ड हमारे पास वेल्स है, और फोर्थ हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड है। दीज आर द 4 कंट्रीज इन यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ये वाला जो कंप्लीट आइलैंड है, बड़ा आइलैंड, दैट इज कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन। और ये हमारे पास यूके का फ्लैग है, दिस फ्लैग इज कॉल्ड यूनियन जैक। यूके का जो फ्लैग है वो यूनियन जैक कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो एक गलती ये करते हैं कि वो ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड को अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। ये अलग अलग मकामात हैं, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन इज जस्ट अ नेम ऑफ एन आइलैंड, जिसके अंदर 3 कंट्रीज हैं। यूके इज अ नेम ऑफ 4 कंट्रीज, जबकि इंग्लैंड इज जस्ट अ कंट्री, वो जस्ट एक कंट्री है इसी यूके के अंदर और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। तो इनको हम अल्टरनेटिवली यूज नहीं कर सकते। एक और चीज़ आपको याद रखनी है पॉलिटिक्स के हवाले से, जो स्कॉटलैंड है, तो स्कॉटलैंड के लोग, अक्सर लोग उसमें ये नहीं चाहते कि वो यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर रहें, वो सेपरेट होना चाहते हैं यूके से। तो एक बार रेफरेंडम भी इस पर हुआ था, जिस पर
45% लोगों ने कहा था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाना चाहिए, और 55% मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ने कहा था कि नहीं, इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बनना चाहिए बल्कि इसको यूके के साथ ही रहना चाहिए। इस वजह से एक स्कॉटलैंड अलग नहीं हो सका यूके से, बट एक मेजॉरिटी है लोगों की, बड़ी तादाद है लोगों की जो ये चाहती है कि स्कॉटलैंड यूके से अलग हो जाए। देन हम आते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ, जिसको शॉर्ट में EU कहा जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के यूरोप के, जिसके अंदर 27 स्टेट्स मौजूद हैं। पहले 28 स्टेट जो है यूके हुआ करता था, लेकिन यूके ने बाद में क्या किया कि इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया 31 जनवरी 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट में क्या हुआ था कि इंग्लैंड जो है या यूके जो है पूरा, वो यूरोप से अलग हो गया था। इसको ब्रेक्सिट इसलिए कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म BR मीन्स दैट इज कॉल्ड ब्रिटेन, और एग्जिट मीन्स कि एग्जिट हो जाना, तो ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रेक्सिट, जो 2020 में ऐसा हुआ था। देन यूरोप के अंदर कुछ एरियाज ऐसे जिनको शेंजन एरियाज कहा जाता है। शेंजन एरियाज जो होते हैं, इनके ओपन बॉर्डर्स होते हैं, मीन्स आप इजीली बॉर्डर क्रॉस करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। ये कुछ एक तरह से कोलिशन हुई है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, जिसमें 22 स्टेट्स हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज हमारे पास शेंजन नेशंस के अंदर नहीं है। 22 कंट्रीज हैं, बाकी कंट्रीज नहीं है, जैसे कि आइसलैंड है, नॉर्वे है, लिechtenstein है, स्विट्जरलैंड है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन एरिया में नहीं आते, और इनकी अपनी अपनी अलग अलग वीज़ा पॉलिसीज़ मौजूद हैं। देन यूरोप के अंदर एक छोटा सा एक पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड क्रीमिया, जहाँ पे एक मशहूर जंग हुई थी जिसको हम क्रीमियन वॉर कहते हैं। तो ये क्रीमिया इस लिहाज से बड़ा मशहूर है, हिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं। दिस इज रिगार्डिंग क्रीमियन वॉर। तो ये 1954 में ऐसा हुआ, 1954 में, कि रशिया ने, जब सोवियत यूनियन जब मौजूद थी, तो रशिया को रशियन SFSR कहा जाता था, और यूक्रेन जो है वो दोनों के दोनों USSR के पार्ट्स हैं। तो USSR ने क्रीमिया का जो पोर्शन है दिस वन, इसको यूक्रेन को दे दिया था। ठीक है, तो दिस इज कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि जब बाद में आगे जाकर फिर जो है वो रशिया ने दोबारा से क्रीमिया को अपने अंडर में कर लिया था। लेकिन इसको इंटरनेशनल जो वो थे, इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे UNO वगैरह, उन्होंने उसको कभी भी इसको कबूल नहीं किया। ठीक है, तो कि द रेफरेंडम हेल्ड इन द ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया एंड द सिटी ऑफ सेवास्तोपोल ऑन 16 मार्च 2014 हैविंग नो वैलिडिटी। मतलब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है जो रशिया क्लेम करते हैं कि वो उसके पास है। ठीक है, तो ये क्रीमिया का एक लोकेशन बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, जो उसमें पूरी दुनिया जो है वो इस लिहाज से रशिया को ब्लेम करती है कि उसने क्रीमिया पर इलीगल एक ऑक्यूपेशन करके रखा हुआ है। देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये पूरा जो पोर्शन आपके पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न की तरह ये आपको राइनोसेरस की जो एक राइनोसेरस, इसके एक हॉर्न की तरह से आपको लग रहा होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 2 कंट्रीज मौजूद हैं। तो एक कंट्री हमारे पास, अच्छा पहले तो ये कंप्लीट एक कंट्री मौजूद थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी इस कंट्री को, तो ये हमारे पास सोमालिया कहलाता था, दिस इज सोमालिया। बट अब जाकर ऐसा हुआ बाद में कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन सोमालीलैंड बन गया, जबकि बाकी जो पोर्शन बचा हुआ था वो सोमालिया रहा। तो यहाँ पर इनके बीच में एक सिविल वॉर चल गई जो आज तक जारी है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कत्ल व गारत होती है, और काफ़ी ज़्यादा सोमालिया की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होती है GDP ग्रोथ इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस 2 नेशंस इन दिस सेम कंट्री, सोमालीलैंड एंड सोमालिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एक और एक पोर्शन की तरफ। ये एक पिक्चर जो आप देख रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम इज एक्चुअली अ सिटी जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यरूशलम। ये फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है या फिर इसराइल के अंदर मौजूद है, दोनों के बीच में इक्वली डिवाइडेड है। तो ये जो जेरूसलम का शहर है, ये पैलेस्टीन में भी आता है और इसराइल में भी आता है। चूँकि 3 मज़ाहिब के लिए जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक ज्यूज़ के लिए और मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। ज्यूज़ के लिए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर वेस्टर्न वॉल है जहाँ पर वो इबादत करते हैं,
यहाँ पर एक दीवार आपको इस पिक्चर में मिल रही है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न वॉल, जहाँ पे जीव्स आते हैं और अपनी इबादतें करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम्स के लिए इसलिए कि बिकॉज देयर इज डोम ऑफ द रॉक, मस्जिद अक्सा यहाँ पर जो है वो मौजूद है, डोम ऑफ द रॉक। ये डोम यहाँ पर आपको दिख रही है, द गोल्डन डोम। और क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए ये जगह इसलिए बहुत ज़्यादा मुबारक है क्योंकि इसमें यहीं पर जो है वो बैतलहम है, बैतलहम जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। तो ये वजह है कि ये जो इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा हमेशा से, और इसके अंदर बहुत सारी क्रूसेड्स हुई। क्रूसेड्स में सलीबी जंगें हुई इस इलाके को ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। फाइनली 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ये इलाका पैलेस्टीन का यूके के अंडर में आ गया। यूके के अंडर में आ गया, यूके ने इसको अपने अंडर में कर लिया पूरा इलाके को। देन यूएन जनरल असेंबली में एक बिल पास हुई जिसके लिहाज से कहा गया कि जो पैलेस्टीन है उसकी पार्टीशन कर देनी चाहिए, इसमें से कुछ एक अलग कंट्री बना देनी चाहिए इसके, और वो ज्यूज़ को दे देना चाहिए, यहूदियों को दे देना चाहिए। 33 लोगों ने, 33 लोगों ने इसके जो है वो इस बात के फॉर में वोट किया, और 13 लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट किया। तो फाइनली स्टेट ऑफ इसराइल की जो है फॉर्मेशन हुई, और एक जो तहरीक चल रही थी ज़ियोनिज़्म की, सेहूनियत की, तो उसको एकम्प्लिशमेंट मिली, उसको कामयाबी मिली, और पैलेस्टीन के अंदर एक ज्यूइश स्टेट इसराइल कायम हुई। और उसको कायम करने में एक बड़ा काम जो है वो थियोडोर हेrzl का था, जो कि ज़ियोनिज़्म के फाउंडर हैं। बाद में इसराइल ने बहुत सारी जंगें लड़ी डिफरेंट अरब कंट्रीज़ के साथ जो उसके आसपास मौजूद हैं, लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, और थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने जो है वो अपने इलाके को एक्सटेंड करते गए। जैसे कि स्पेन में मौजूद जो है वो सिनाई का इलाका, माउंट सिनाई का, स्पेन कह रहा सॉरी, इजिप्ट में मौजूद माउंट सिनाई का इलाका, उसको इसराइल ने अपने अंडर में कर लिया। बिल्कुल इस तरह से सीरिया का कुछ इलाका, गोलान हाइट्स का, उसको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो उनको अपने अंडर में उनके आ गई, ठीक है, इसराइल के अंडर में, चूँकि वो अक्सर जीते जिनके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से वो जीतते गए। और फिर एक जो ब्लू वाला पोर्शन आपको मिल रहा है वो इसराइल का एक कंप्लीट पोर्शन बन गया, और जो ग्रीन से पोर्शन आपको मिल रहा है वो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बना, जो 2 पार्ट्स पर है। ये वाला पार्ट हमारे पार्ट कहलाता है वेस्ट बैंक, और दूसरा पार्ट जो हमारे पास कहलाता है दिस इट्स कॉल्ड गाजा, गाजा स्ट्रिप, या स्ट्रिप ऑफ गाजा। स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को दुनिया के तमाम कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करते। यूएन जनरल असेंबली में 193 टोटल कंट्रीज हैं, इसमें से 138 जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, जबकि 55 कंट्रीज़ हैं जो कि रिजेक्ट करते हैं पैलेस्टीन की फॉर्मेशन को, जबकि 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से चाइना और रशिया वो पैलेस्टीन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। बाकी फ्रांस, यूके और अमेरिका इसको रिजेक्ट करती हैं, पैलेस्टीन के क्रिएशन को वो नहीं मानते। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 पोर्शंस हैं में बटा हुआ है पैलेस्टीन, एक तो वेस्ट बैंक का और एक गाजा स्ट्रिप है। वेस्ट बैंक के अंदर ही जो हमारे पास जेरूसलम का शहर है, जो इसराइल और पैलेस्टीन दोनों के साथ, अगर आप देखेंगे इसराइल के बॉर्डर में भी ये जेरूसलम का शहर आ रहा है, और ये कुछ पोर्शन इसका पैलेस्टीन के अंडर में आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल जोन है ये जेरूसलम का इन पैलेस्टीन और इन इसराइल। गाज़ा के अंदर, गाज़ा के स्ट्रिप के अंदर जो है वो एक मिलिटेंट ग्रुप का कब्जा है जिसको हम कहते हैं हमास। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, इसराइल से निकलते हैं तो फिर सीरिया पे बात करते हैं। सीरिया जिसको उर्दू में कहा जाता है शाम। सीरिया के अंदर जो भी आप जानते हैं एक सिविल वॉर जो है वो जारी है। जो सिविल वॉर जो है वो अरब स्प्रिंग की वजह से स्टार्ट हुआ था, जो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है जिसको मैं कभी और लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर है वो उसकी मिलिट्री, उसकी गवर्नमेंट और उसके लोगों के बीच में, ठीक है। तो एक तो गवर्नमेंट जो कि है जिसमें अल असद रिजीम है, जिसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है बशारुल असद। तो बशारुल असद की जो रिजीम है, उनकी जो फोर्स है वो लड़ती है किसके खिलाफ, ISIS के खिलाफ, जो वहाँ पर उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में मौजूद है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो इनके बीच में एक सिविल वॉर एक लंबे अरसे से जारी है, आईसिस और बशारुल असद के बीच में। और 21st सेंचुरी की कुछ डेडलीस्ट सिविल वॉर्स में से ये एक है जो सीरिया में अब भी मौजूद है, अब भी चल रहा है। इराक की बात करते हैं तो इराक के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि ये भी एक क्रिटिकल जोन है।
इससे पहले यूएस आर्मी ने, अमेरिका ने इराक पर इन्वेड किया था और सद्दाम हुसैन जो इराक के प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने जो है वो सज़ाए मौत दी थी, उनको फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन आज तक जो है वो इराक के अंदर ये जंग चल रही है और फिर IS की फॉर्मेशन होती है, दैट इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो कि मैंने बताया सीरिया और इराक में ऑपरेशनल है, जो यूएस आर्मी और डिफरेंट और इस तरह से कुर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ये एक्शन करती है, दैट इज़ ISIS जो मिलिटेंट तहरीक है। अच्छा, इराक के नॉर्थ में जो कुर्द लोग हैं, कुर्द इज़ एक्चुअली एन एथनिसिटी इन इराक, तो वो एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं अपना, उसको कुर्दिस्तान कहना चाहते हैं। और कुर्द लोगों ने ही यूएस आर्मी का बड़ा सपोर्ट किया था सद्दाम हुसैन के रिजीम को ख़त्म करने में। 93% लोग जो कुर्द हैं वो चाहते हैं इराक में एक अलग कंट्री बन जाए, 7% लोग ये नहीं चाहते। लेकिन इराकी गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देना चाहती कि वो कुर्दिस्तान को अलग कर ले, तो अब भी ये एक मसाइल जो है वो इराक के अंदर अब भी जारी हैं, चल रहे हैं। ध्यान आते हैं एक और क्रिटिकल जोन की तरफ जियोपॉलिटिक्स के अंदर, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ एक्चुअली द ऑनगोइंग tensions between Pakistan and India, which has been from last 50 or 60 years or somehow. तो जम्मू एंड कश्मीर का मसला ये था कि जब कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बॉर्डर से मिलता था, और जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई, पाकिस्तान अलग हुआ सब कॉन्टिनेंट से, तो एक तरह से एक जंग हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और जनरल असेंबली ने या UN सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया कि उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कश्मीर के अंदर, और उसका कुछ पोर्शन पाकिस्तान को दे दिया और कुछ पोर्शन उसको इंडिया को दे दिया, और एक डिफेक्टो एक बॉर्डर एक लाइन इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर दी गई, जो आज भी मौजूद है। इस लाइन को कहा जाता है LOC या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं तो दैट इज़ तिब्बत। तिब्बत के इलाका वैसे तो चाइना में आता है, बट ये पहले कभी एक इंडिपेंडेंट, एक कंप्लीट एक कंट्री हुआ करता था, जिसके अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट रहा करते थे, और ये चाइना से बिल्कुल एथनिकली वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे, अलग हुआ करते थे। जब चाइना के अंदर डेमोक्रेसी आई थी और उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था, उसके डेमोक्रेटिक दौर में, तो तिब्बत उस वक्त जो है वो चाइना का हिस्सा था। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट लीडर जो आए जिनका नाम था माओ जेडोंग एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि तिब्बत को एनेक्स कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, और चाइना का नाम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम चेंज करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। फिर जो चाइना के जो कैपिटलिस्ट पार्टीज थी या जो डेमोक्रेटिक पार्टीज थी चाइना के अंदर, जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने चाइना को छोड़ दिया, उसको चाइना से निकाल दिया गया, और वो एक अलग एक आइलैंड में आ गए जिसका नाम था ताइवान। तो अब भी ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती है, और वो कहते हैं कि यही रियल चाइना है, जबकि जो कम्युनिस्ट चाइना है उस पर असल में कब्जा हुआ है। तो इसको वो रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम देते हैं, सारी दुनिया उसको ताइवान कहते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ताइवान के अंदर इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, या फिर ROC कहा जाता है। एक और मसला है हांगकांग का, तो चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। हांगकांग आता तो ये भी चाइना के अंदर है, लेकिन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना के आता है, जिसको हम कहते हैं वन चाइना टू सिस्टम्स, कि एक चाइना है जिसमें चाइना भी है और हांगकांग भी है, दो अलग अलग सिस्टम चलते हैं। चूँकि हांगकांग के अंदर जो है वो टोटल ब्रिटिश कवानीन और ब्रिटिश लॉस वगैरह ये सब फॉलो किए जाते हैं। और ये 2047 तक के एग्रीमेंट है, मतलब 50 ईयर्स के एग्रीमेंट में इसको दिया गया है चाइना को। 50 ईयर्स के बाद फाइनली क्या होगा कि जो हांगकांग है वो सेपरेट हो जाएगा चाइना से और एक इंडिपेंडेंट एक कंट्री बन जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कोरिया का एक मामला आता है, जो चाइना के साथ ही कंट्री, दैट इज़ कोरिया। कोरिया के साथ ये इशू है कि कोरिया पहले कंप्लीट एक कंट्री था, इस कोरिया को फिर बाद में जापान ने कोरिया को अपने अंडर में कर लिया, और वर्ल्ड वॉर 2 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान को शिकस्त हुई तो इस पोर्शन को आधा आधा डिवाइड कर दिया। कोरिया के पोर्शन को नॉर्थ वाला सोवियत यूनियन ने रख दिया जिसके अंदर कम्युनिज्म थी, और साउथ वाला जो कोरिया था उसको USA ने अपने पास रख दिया, इसके अंदर कैपिटलिज्म उसने जो है वो लगा दी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1945 के बाद एक सिविल वॉर जारी हो गई और ये दोनों कंट्री मिलकर एक नहीं हो पाए, और फाइनली इनमें एक अलग अलग पोर्शंस बना दिए गए कि सोवियत यूनियन को अलग डिफरेंट कर दिया गया, सोवियत यूनियन के पोर्शन को नॉर्थ कोरिया कह दिया गया, और USA वाला जो पोर्शन था उसको साउथ कोरिया कर दिया गया, और उनके बीच में एक डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ जिसको हम कहते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन, वो बना दिया गया जिसके अंदर कोई फौज वगैरह मौजूद नहीं होती। और आज भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशंस मौजूद हैं। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसके मुकाबले में साउथ कोरिया एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है।
चूँकि उसके अंदर कैपिटलिज्म है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स पर बात होती है, जबकि नॉर्थ कोरिया के अंदर काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा। किम जोंग उंग इनकी जो है वो डिक्टेटर हैं जो कि तमाम तरह से एक हर तरह के फैसले इस नॉर्थ कोरिया के अंदर करते हैं, चाहे वो अच्छे फैसले हो चाहे वो बुरे हों। एशिया में एक और कंट्री है इंडिया के वेस्ट में, दैट इज सॉरी इंडिया के ईस्ट में, दैट इज कॉल्ड बर्मा, जिसको म्यांमार का नाम भी दिया जाता है। तो दोनों नाम इस कंट्री के हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर। फिर चाइना के साउथ में एक हमारे पास एक समंदर है जिसका नाम है साउथ चाइना सी। ये भी एक बड़ा क्रिटिकल जोन है, जो कि 40 से ज़्यादा कंट्रीज साउथ या चाइना सी पर अपना कब्जा जमाते हैं और कहते हैं वो उनसे ताल्लुक़ रखता है। तो ये भी साउथ चाइना सी का होना भी एक बड़ा एक डेंजरस जोन है यहाँ पर, जिसकी वजह से चाइना अपने आप को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ठीक तरह से नहीं कर पाता साउथ चाइना सी से, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ इसको अपना मानते हैं। इसलिए चाइना ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर सी पैक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी वजह से वो ईजिली जो है वो मतलब अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर सके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका में 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर एक समंदर है, दैट सी इज कॉल्ड कैरिबियन सी। और कैरिबियन सी के अंदर देयर आर सो मेनी आइलैंड्स, काफ़ी सारे आइलैंड्स इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सारे आइलैंड्स कैरिबियन आइलैंड्स कहलाते हैं, जिनको हम लोग वेस्ट इंडीज़ का नाम भी देते हैं, जिसकी अपनी क्रिकेट टीम भी है। इनमें से कुछ छोटे आइलैंड्स हैं, कुछ बड़े आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और बहुत सारे और छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स हैं जिनका यूरोप के जिन पर कब्जा है। जैसे कि किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स जो कि एक किंगडम है। तो कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर ही 3 ऐसे कंट्री हैं जो कि किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के अंदर आते हैं, दैट सेंट मार्टिन, कुराकाओ और अरूबा। ये 3 आते हैं किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स में। और नेदरलैंड एक कंट्री है किंगडम ऑफ नेदरलैंड का, जिसके अंदर में 3 और आइलैंड है, दैट इज सेंट यूस्टेटियस, साबा और बोनेर। ये 3 आते हैं नेदरलैंड्स के अंदर। इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आप इसको एक वेन डायग्राम से समझें। जैसे ये कंप्लीट जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड है, ये पूरा किंगडम ऑफ नेदरलैंड है, जिसके अंदर नेदरलैंड्स भी आ रहे हैं और साथ में कैरिबियन के कुछ आइलैंड्स आ रहे हैं। और नेदरलैंड एक कंट्री है जिसके अंदर स्पेशल मोनोपोलिसिटीज आती हैं कैरिबियन आइलैंड्स की, दैट इज सेंट यूस्टेटियस, बोनेर और साबा। तो ये याद रखना है इसके अंदर कि नेदरलैंड्स जो है या किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स हैं, इनके कैरिबियन सी के अंदर भी इनके डिफरेंट आइलैंड्स वगैरह मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटार्क्टिका पर। एंटार्क्टिका जो कि आपको पता है दिस इज द 7th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, 7वां कॉन्टिनेंट कहा जाता है दुनिया का। ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड है, लोग इसके अंदर नहीं रहते, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ से ढका हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन टेम्परेचर्स इसके होते हैं, जिस पर इसमें रहना नामुमकिन है। काफ़ी सारे कंट्रीज इस पर अपना कब्जा जमाते हैं, सब कंट्रीज़ को अपना कहने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि चिली, अर्जेंटीना, यूके, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारे कंट्रीज इस पर अपना कब्जा जमाते हैं कि वो उनसे ताल्लुक़ रखता है ये तमाम पोर्शन इसका। लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ कि एंटार्क्टिक ट्रीटी हुई यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इस ट्रीटी में ये साइन हुआ कि नो न्यू सॉवरेनिटी क्लेम्स, मतलब अब कोई कंट्री आकर इस पर अपना दावा नहीं कर सकेगा, और ना ही कोई मिलिट्री एक्टिविटी इसके अंदर हमारे पास देखने में आएगी, ताकि फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिल सके, कि लोग ईजिली इसके अंदर साइंटिफिक जो भी एक्सप्लोरेशन है वो उसके अंदर कर सकें। चूँकि अक्सर साइंटिफिक स्टेशंस इसके अंदर कायम रखे हुए, जैसे कि वॉस्टॉक में और उसका कई जगहों पर, और इसके अंदर साइंटिफिक स्टेशंस एंटार्क्टिका में मौजूद है मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर विच वी कॉल्ड द जियोपॉलिटिकल टूर ऑफ द वर्ल्ड। आई होप सो काफ़ी सारी चीज़ें जानने का मौका मिला होगा आपको इस छोटे से लेक्चर के अंदर। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपके लिए इस तरह के बहुत सारे लेक्चर्स लेकर हाजिर होता हूँ जो आपके लिए इंटरेस्ट का भी बाइस होते हैं, और साथ में जो भी आप टेस्ट देना चाहते हैं उसमें भी आपको इससे हेल्प मिलती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होगा नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर संडे सिंह जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।